हेलो गाइस। ये पार्ट 2 है उसी पार्ट का। वो थोड़ा ब्रेक हो गया था, इसीलिए मैं पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ। तो नेशनल आइडेंटिटी ये चैप्टर दोस्तों है। इस चैप्टर का दोस्तों नाम है फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? नेशनल आइडेंटिटी वर्सेस रीजनल आइडेंटिटी। ये क्या है दोस्तों? एक भारत का नागरिक जो है वो इंडियन तो है ही है, साथ में वो क्या है, वो अपने स्टेट का भी है। मान लो कर्नाटका का रहने वाला है तो वो कन्नडिगा है ना। कर्नाटका का मान लो रहने वाला है तो वो वहाँ का भी, तो उसकी वहाँ की भी वैल्यूज़ होंगी, कल्चर होगा। और एक है वो पैन इंडिया लेवल का भी है, तो दोनों हैं। बट प्रेफरेंस दोस्तों किसको देनी है? इंडिया को। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक तरीके से सोचो, एक हमारे कॉन्शियसनेस अंदर है, हमारे अंदर एक सोच है कि हाँ, देश पहले है, राष्ट्र पहले है। हमारी जो रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं वो हैं, इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। बट हम देश हमारा पहले है। ठीक है, चाहे आप यूपी से हों, एमपी से हों, आपका प्यार अच्छी बात है उस स्टेट के लिए, आपका लैंग्वेज का, ठीक है। बट नेशन का जो है, राष्ट्र का, वो सबसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए आपका। हाँ, तो वो है दोस्तों। प्रोसीजरल अचीवमेंट नाम की एक हेडिंग है, तो उसको देखते हैं क्या आखिर है ये, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हमारा यही फोकस है। तो प्रोसीजरल अचीवमेंट क्या है कि प्रोसीजर क्या था कि जब संविधान बन रहा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था, तो उसमें क्या है कि सभी धर्म के, सभी लैंग्वेज के, है ना, सभी धर्म के, सभी लैंग्वेज के, सभी क्षेत्र के लोग हों। तमिलनाडु से भी हों, यूपी से भी हों, जम्मू कश्मीर से भी हों, नागालैंड से भी हों, अंडमान निकोबार से भी हों, तो ये सभी लोग हों। बट कई बार होता क्या है कि मान लो कि किसी स्टेट से ज़्यादा परसेंटेज में लोग हैं, किसी से कम परसेंटेज में लोग हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब वोटिंग वगैरह होगी तो ये जीतेंगे। बट नो डाउट इसमें क्या है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन चाहे हो चाहे ना हो, बट अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट देखोगे, उसमें कभी भी ये नहीं लगा कि किसी का मुद्दा नहीं उठाया गया। लगभग सभी समूहों का मुद्दा उठाया गया, डिस्कस किया गया, है ना। तो ये अच्छी बात है कि अगर मान लो किसी और भी राज्य का इंसान है, मान लो तमिलनाडु के हैं या आंध्र प्रदेश के हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आंध्र प्रदेश का ही मुद्दा उठाया, उन्होंने यूपी का भी मुद्दा उठाया, उन्होंने हिंदी के लिए भी बात उठाई। तो ये ठीक है। तो अब क्या था कि उस समय क्या था कि लोग बहुत विद्वान थे, बट भविष्य में क्या बदलाव आने हैं, क्या बदलाव नहीं आने हैं, हमारी जनरेशन आने वाली कैसी होगी, क्या आपने संविधान को इतना टफ बना दे कि बदल ना सके? तो नहीं, नो डाउट आप उसको बदल सकते हो अगर आपके पास ऐसी मेजोरिटी है। तो कुछ बहुत सारी मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी जो है, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको ये वाली मेजोरिटी ऑफ इम्पोर्टेंस की लाइन में, जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उतनी टफ मेजोरिटी, ठीक है। तो अमेंडमेंट का, संविधान का संशोधन का एक अमेंडमेंट रखा गया कि हाँ, ज़रूरत पड़ने पर आप इसको बदल सकते हैं। और एक स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ रखी गई और प्लस अकोमोडेशन रखा गया कि सेल्फ डिलिबरेशन से भविष्य में अगर लोग चाहते हैं कि ये बदले तो बदल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा संविधान बनने के 1 साल बाद ही 1951 में संविधान को बदलने की ज़रूरत पड़ी तो बदला गया। इसमें कोई उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या, क्योंकि संविधान तो बन गया था दोस्तों, जितने ब्रिलियंट लोग थे उन्होंने संविधान बना दिया था। बट 1951 में, मतलब 1 साल के बाद ही लगभग, ये मुद्दा आ गया कि हाँ, इसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो उसको बदला गया। क्यों? क्योंकि जब ये संविधान लोगों के फंडामेंटल राइट पर बात आई तो उसको बदलने के लिए देखा गया कि हाँ, बदलना चाहिए इसको। तो लोगों की जब नीड से टक्कर हुई, लोगों की जब ज़रूरतों से टक्कर हुई, लोगों की ज़रूरत कुछ और थी, क्योंकि समाज में बहुत सारे कुछ अपर स्टेटा के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं इकोनॉमी में, और कास्ट वाइज लोअर कास्ट के भी लोग हैं, लोअर फाइनेंशियली भी और कास्ट वाइज भी। तो
कुछ के ज़्यादा नीड्स पूरे हुए, कुछ के नहीं पूरे हुए, तो इस हिसाब से भी संविधान में बदलाव किया गया। जैसे एक केस आया था चंपकई दुरैराजन, ये तमिलनाडु का केस था। और इसमें था क्या कि मेरिट बेस्ड, यहाँ पे क्या था कि सीट का था कि एजुकेशन से संबंधित था ये केस। तो अगेन क्या ये बात होनी चाहिए कि जो है कि एजुकेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इस पर डिबेट चल रही थी वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ से इस तरीके से कंप्रोमाइज़ किया गया और तुरंत ही बदलाव किया गया। मतलब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी अगर ना होती हमारे संविधान में तो हमारा संविधान फेल कर जाता, बट चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी थी तो तुरंत बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के ये कर दिया गया। और आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि उस समय अम्बेडकर साहब जिंदा थे और ये अम्बेडकर साहब के सामने हो रहा था कि उनके संविधान बनाने के 1 साल के अंदर अंदर ही संविधान को बदलने की ज़रूरत पड़ी थी। तो ये आप नहीं कह सकते हो कि अम्बेडकर जी तो बहुत काबिल थे, फिर उन्होंने ऐसा एक संविधान क्यों बनाया जो 1 साल में बदलना पड़ गया, है ना। तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि कई बार आप चीज़ें अपने आप करते हो अच्छी होती हैं, बट जब रियलिटी से उसका सामना होता है तो आपको बदलना पड़ता है उस चीज़ को। तो आप समझ सकते हो कि इतने काबिल लोग भी जब इतने बड़े समाज को लेकर के पूरी तरीके से जो है परफेक्ट नहीं थे, तो हम आप तो बहुत छोटी बात है। हालांकि छोटा कोई होता नहीं है, सब बराबर होते हैं। अब दोस्तों क्रिटिसिज्म क्या है हमारे संविधान का, वो क्या है कि पहली बात तो है अनविल्डी है। ये अनविल्डी का मतलब है बहुत भारी भरकम है। अगर आप देखोगे तो इसमें इतने सारे संविधान, इतने सारे आर्टिकल्स इसमें हैं, तो ये बहुत भारी भरकम है। अब ये दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि दुनिया के बहुत सारे संविधानों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कस की गई हैं। जैसे कि बहुत संविधान में क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ उस कंट्री का नहीं होता है, बट भारत में क्या है कि हमने लिख दिया है संविधान में। बहुत जगह क्या होता है सीबीआई का मेंशन नहीं होता, बट हमने कर दिया है। बहुत जगह क्या होता है कि फाइनेंशियल कमीशन का मेंशन नहीं होता, बट हमने प्रॉपर्ली इसको लिखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे संविधान में कोई छूटे, बल्कि भले हो जाए लेकिन कल को दिक्कत ना आए हमारे स्टेट को चलाने में, ठीक है। तो इसलिए लिख रखा है हम लोगों ने। दूसरा पॉइंट ये है कि अनरिप्रेजेंटेटिव है ये। क्यों? क्योंकि मात्र 15% पॉपुलेशन को ही वोटिंग का अधिकार था, तो बाकी के 85% लोग कहाँ गए? तो ये तो बात सही है। और फिर इन 15% में से लोगों में से भी अक्सर लोग वकील थे, मतलब लॉयर थे। तो ये बोला जाता है कि भारत का संविधान लॉयर ने बनाया, तो बाकी के जो है फील्ड के लोग क्या टैलेंटेड नहीं थे क्या? तीसरी बात आती है कि हमने लगभग कॉपी किया है, कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है लगभग। आप देखो तो सब कुछ तो हमने बोरो किया है, और उसके बावजूद भी हमको 1 साल के अंदर अंदर ही संविधान को बदलना पड़ गया, है ना, अमेंड करना पड़ गया। तो क्या दिखाता नहीं है कि मतलब आपने कॉपी भी किया, और कॉपी भी किया उसके बावजूद भी आप कॉपी भी नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, तुरंत आपको बदलना पड़ गया। तो एलियन इसको बोलते हैं कि एलियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, बिकॉज लगभग फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, इन सब से, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इन सब से हमने इसको कॉपी किया है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, इसीलिए शायद इसको, तो इसके क्रिटिसिज्म भी आते हैं और कुछ क्रिटिसिज्म सही भी हैं, है ना। अब दोस्तों 2 चीज़ और इसमें आती हैं, बस ये ख़त्म होने वाला है लगभग। तो 2 कंपोनेंट आते हैं रिप्रेजेंटेशन के, मतलब लोगों का प्रेजेंट जो वहाँ पे थे संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ CA। तो CA में 2 चीज़ थे, 2 प्रकार के लोग थे। 2 प्रकार की टेक्निक होती हैं, वॉइस और एक होती है ओपिनियन। है क्या कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जब यहाँ पे थे तो ये बोला जाता है कि ये अनरिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? क्योंकि
ऐसा बोला जाता है कि जो लोग, ये तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे, और जब 15% ही लोगों की यहाँ पे थे तो बाकी 85% लोगों के क्यों नहीं थे? बाकी 85% से तो चुने लोग थे ही नहीं, बिकॉज उस समय का चुनाव ही ऐसा था कि जो हमारे संविधान सभा में लोग गए थे वो सिर्फ एलीट लोग थे, है ना। मतलब मासेस की तो कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे। तो हम पे झूठ क्यों बोलते हैं कि पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह, है ना। तो वहाँ पर तो गलत है, ये बात सही है कि ये एलीट लोगों का था। दोस्तों, पीपल का मतलब क्या होता है? लोग, जनता, है ना। अब ये दो लोगों से मिलकर बना होता है। इसमें एक होते हैं एलीट और एक होते हैं मासेस। तो मासेस में कौन से आते हैं? जो लोग डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, जो लोग पावरफुल नहीं है, जो लोग इन्फ्लुएंशियल नहीं है, जो लोग इन्फ्लुएंशियल नहीं है। मतलब जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा समाज में? जी होगा। तो उसको कहाँ रखोगे आप? उसको आप एलीट में रखोगे। तो डॉक्टर लोग यहाँ आएंगे, वकील लोग यहाँ आएंगे, इंजीनियर यहाँ आएंगे, आईएएस आईपीएस यहाँ आएंगे, बिकॉज इनका इन्फ्लुएंस समाज में है। लोग इनको देख करके, है ना, इंस्पायर होते हैं, इनको हीरो मानते हैं। और जो गरीब बनता है, जो आम आदमी लोग हैं ना, जो, तो उसको मासेस मानते हैं। और इन दोनों को मिला के क्या बनता है? जनता। बट ये लोग लगभग हर समाज में 5% से भी कम होते हैं और 95% लोग मासेस ही होते हैं, है ना। तो ये बोला जाता है कि हमारा संविधान जो था वो एलीट लोगों का बनाया हुआ था, ना कि मासेस का। तो अगर उस सेंस में देखा जाए तो हाँ, सही बात है, लगभग 15% लोगों ने ही वोट दिया था। तो उस सेंस में मान सकते हो कि एलीट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। बट आज के टाइम दोस्तों क्या है कि चूँकि सबको वोटिंग का अधिकार है, तो लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, सांसद को, विधायक को भेज करके, हाँ, सांसद को भेजोगे तो संविधान बदल सकते हो आप, और कई बार बदले भी गए हैं। इसीलिए तो जब चुनाव हुआ तो उसके बाद में तुरंत ही से लगभग 10 साल के अंदर अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। तो आज आप नहीं बोल सकते हो कि हमारा संविधान पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आज का संविधान हमारा जो है वो पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज इसने क्या किया है, लोगों की नीड को, लोगों की ज़रूरतों को समझ करके लोगों ने हमारे संविधान को बदला भी है। तो अच्छी बात है ये, ठीक है। और लोग बहुत बोलते हैं कि बोरोड है, कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये भी बात गलत है। बिकॉज हमारी फिलॉसफी रही है कि वसुधैव कुटुंबकम की, कि दुनिया भर के लोग सारे हमारे अपने हैं। दुनिया भर के जितने क्रांतिकारी हुए हैं, दुनिया भर के वो लोग जिन लोगों ने समाज के, इंसानी समाज के अंदर ह्यूमन बीइंग्स के लिए अच्छी अच्छी बातें कही हैं, अच्छी अच्छी बातों को बनाया है ना, दिया है समाज को। तो अगर उनके व्यूज़ को हम देखें, अगर उनके व्यूज़ को हम कॉपी करें तो क्या बुरी बात इसमें है? जैसे यूएसए के संविधान को बनाने में बहुत बड़े बड़े, हाँ, जैसे अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, है ना, जॉन लॉक, ऐसे ऐसे फिलोसफर का हाथ रहा है। जैसे जर्मनी के, अगर आप फ्रांस का देखो संविधान, तो उसमें रूसो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप मान सकते हो कि रूसो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। तो आप इनको कैसे बुरा मान सकते हो? अगर इनके व्यूज़ फ्रांस के संविधान में हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, और अगर भारत ने इस फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अगर व्यूज़ को अपने इंडिया के संविधान में रख लिया है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम रूसो के कॉन्सेप्ट को ही तो रख रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात हो गई भारत के लिए। तो मतलब कि लोगों से सीखना बुरी बात नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इनोवेटिव बोरोइंग। तो हमने जो किया है वो इनोवेटिव बोरोइंग किया है। 1841 में दोस्तों क्या हुआ था, जब राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा बैन करवाई, तो क्या हुआ 1841 में? दलित ऑफ नॉर्थ इंडिया ने क्या किया कि बिना झिझक के
इसको लोगों ब्रिटिश सरकार से जो रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि हमारे लिए कुछ आप प्रावधान लाइए, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी बात थी। बिकॉज अगर सरकार से आप कुछ मांगते हो तो ये बढ़िया बात है कि आप कम से कम, उनको लगा कि हाँ हमारा तो, हिंदुओं ने तो, जो अपर कास्ट के लोग हैं या फिर मुसलमान हैं, इन्होंने तो शोषण ही किया है, कोई हमारे ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं लेके आए हैं। बट जो सरकार, ब्रिटिश सरकार है, ये हमारे अच्छे के बारे में सोच सकती है, तो क्यों ना हम इनसे डिमांड करें। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इनोवेटिव बोरोइंग थी, इनोवेटिव रिक्वेस्ट थी। इसको बोलते हैं इनोवेटिव रिक्वेस्ट, जो उस समय के दलित लोगों ने की कि अभी मौका है, ब्रिटिशर से मांग लो, अदरवाइज़ ब्रिटिश अगर चले गए तो हमको फिर अंधकार में जीना पड़ेगा। तो इसीलिए तो बाद में क्या हुआ कि हमारी जो पुरानी जो ट्रेडिशन थी और प्लस वेस्टर्नाइजेशन की जो वैल्यूज़ थी अच्छी अच्छी, मतलब जो हमारी इंडिया, एंशियंट इंडिया की जो वैल्यूज़ थी, जैसे कि एंशियंट इंडियन वैल्यूज़, जैसे कि वेदांत, उपनिषद, ठीक है, वेदांत हो गया, उपनिषद हो गया ये, और प्लस वेस्टर्न की जो वैल्यूज़ थी, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, हालांकि ये सब कॉमन है, हमारे यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई हैं, बट जहाँ पर जो चीज़ प्रैक्टिस हो रही हो, अगर हम उससे उस फॉर्म में उसको अगर एक्सेप्ट करें, लीगल फॉर्म में, तो अच्छी बात है। बिकॉज यहाँ पर तो क्या धर्म का बोलबाला था, तो शायद लोग अगर एक्सेप्ट भी करते तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये थी कि इक्वालिटी किसके लिए। बट वेस्टर्न में क्या था कि ये चीज़ साफ साफ थी कि सभी को इक्वालिटी है ना। तो ये अच्छी बात थी कि हमारे लोगों ने इसको अडाप्ट किया। और इसको बोलते हैं, जब हम इंडिया की कुछ वैल्यूज़ और वेस्ट की कुछ वैल्यूज़ को, दोनों को कंबाइन करते हैं, वेस्टर्न मतलब यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यूके मतलब ब्रिटेन, और ब्रिटेन का छोटा पार्ट इसको बोलते हैं इंग्लैंड। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट मॉडर्निटी, कि हमारे पास हम मॉडर्निटी के सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्ट को ही कॉपी करें, हम वेस्ट को और इंडिया की वैल्यूज़ को जहाँ जहाँ से हमें अच्छी बातें मिलेंगी हम उसको कॉपी करेंगे और अपने जीवन में सुधार करेंगे। तो अपने आइज़ और ईयर्स अपने खोल के रखेंगे, जो हमें अच्छा मिलेगा हम उसको कॉपी कर लेंगे। तो अच्छी बात ये तो है ना। इसीलिए संविधान में अमेंडमेंट की गुंजाइश की गई है। कल को मान लो हमको अमेंडमेंट करना पड़े तो अपने संविधान में बदलेंगे। और कई बार ऐसा होता भी है, अगर आप देखो आज, या अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया का संविधान या यूके का संविधान या यूएस का संविधान में कोई बदलाव अगर आता है तो हम भी अपने यहाँ बदलाव कर लेते हैं, या हमारे यहाँ कोई बदलाव आता है तो वो भी हमारे यहाँ से बदलाव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये करना चाहिए, डेमोक्रेसी का मतलब यही है। जैसे कि अभी वोटिंग के लिए यूएसए ने कहा है कि इंडिया में तो आधार कार्ड के हिसाब से वोटिंग होती है, कि वोटिंग आईडी आपके पास होती है कि आप वोटिंग करते जा करके हो। बट यूएसए में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बहुत बकवास सिस्टम है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमको भी इंडिया जैसा कुछ इनोवेट करने की आवश्यकता है। तो अच्छी बात है कि अगर वो हमसे सीखें कुछ, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, इतने आज के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप नए हो तो।